आ जाइए बच्चों अपनी आईडी की क्लास में कॉपी में। आपको जो मैंने प्रिंटेड पीडीएफ कंप्यूटराइज टेक्स्ट नोट दिए थे उसमें कॉम्पोजिशन थोड़ा कम मिलेगा बच्चों, बट द टेक्स्ट विच आई एम रेफरिंग ऑन द स्क्रीन इसमें आपको नोट थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा पढ़ने से फायदा होगा 3 नंबर 4 नंबर वाले आंसर लिखने में, और नोट्स तो एग्जैक्टली मैप्ड टू सीबीएसई सिलेबस है, तो आपके एमसीक्यू तो उसी से बन जाएंगे सारे के सारे। बट थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानबाजी करने के लिए ये नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो दोनों को ध्यान में रखिएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो आपको मैंने दो तरह की प्लानिंग बताई थी अगर याद हो बच्चों। एक थी डायरेक्टिव और एक थी कॉम्प्रिहेंसिव। डायरेक्टिव के मैंने दो मीनिंग बताए थे, फोकस्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक तो ये है। बट दूसरा डायरेक्टिव का मतलब इकोनॉमिक स्फीयर की बात हो रही थी, प्रॉफिट मेकिंग वाली एक्टिविटीज ज्यादा है उस प्लानिंग में और वेलफेयर वाली कम। और किन तरह के देशों में पाई जाती है वो प्लानिंग्स? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में। क्लास करने के बाद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा खुद से, समझ में आ गया? एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जिसमें सब कुछ आएगा और प्रैक्टिकली वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव की तरफ अक्वेंटेड नहीं है। और ये आपको दो देशों में नजर आती है, कहां कहां पे? सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। और रियलिटी में तो भाई अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग सोशलिस्टिक और मिक्स्ड में अगर नजर आ रही है तो मिक्स्ड में तो कैपिटलिस्टिक भी होता है। तो जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो भी सो कॉल्ड प्राइवेट बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, they focus their business activities towards directive planning and government focuses everything towards comprehensive planning। और प्रैक्टिकली दुनिया में कोई भी देश बोला जाए कि कैपिटलिस्ट हो या सिर्फ सोशलिस्ट हो, ऐसा नहीं है। एवरीवेयर देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और ज्यादातर तो सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक सोशलिज्म नजर आता है। तो सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म क्या होता है? हाथी के दिखाने के दांत और खाने के दांत, और दिखाने में तो वेलफेयर कर रहे हैं, ठेंगा वेलफेयर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रैम्पेंट प्रॉफिट मेकिंग चल रही है। समझ में आ गया? कैपिटलिस्ट सोशलिज्म क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग तो भयंकर नजर आ रही है, बट बीच बीच में थोड़ी सी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो फर्दर टाइप्स ऑफ प्लान में आएगा बच्चों लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड। विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं तो यहां पे आप इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। 5 to 10 years कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड। तो जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था 1950s में, जब उसकी बात चली, तो वो हर 5 साल का एक प्लान बनाता था कि 5 साल में हमको करना क्या है। एंड इट हैज बीन टोल्ड टू एवरीबडी कि जब देश आजाद हुआ सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी थी? नाश्ते पानी की। तो पहले फूड सिक्योरिटी की बात की गई, काफी फूड हम इंपोर्ट किया करते थे। थोड़ी बहुत खाने पीने की समस्या खत्म हुई तो सोचा गया पॉवर्टी हटाई जाए। फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा ठीक किया गया। बहुत बाद में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई। तो जब भी देश आजाद होता है तो पहले ये सोचा जाता है कि लोग मरे ना कम से कम, देयर आफ्टर वील थिंक कि इंटरनेट आएगा कि नहीं आएगा। तो ये मत बोलिएगा 1948 में क्या लोग सो रहे थे जो इंटरनेट नहीं आया? अरे अमेरिका में भी 1948 में इंटरनेट नहीं था, तो इंडिया में कहां से आ जाएगा? चलिए, तो लॉन्ग पीरियड गोल्स आर 5 year प्लान्स, अब नहीं चलते हमारे देश में। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक में दो चीजें आती हैं चिल्ड्रन। एक होती है नॉन प्लान एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी चिल्ड्रन? नॉन प्लान। ये क्या होता है सर? कोई भी काम करना जरूरी था बट 5 year प्लान्स में वो मेंशन्ड नहीं है, तो वी कॉल देम एज व्हाट चिल्ड्रन? नॉन प्लान एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? और जो हमारे प्लान में एक्टिविटीज होती थी उसमें भी 5 साल के प्लान में कुछ शॉर्ट टर्म प्लान होता था। तो 5 साल का प्लान है कि भाई दिल्ली से मुंबई एक हाईवे बनाना है, बट हर साल कितने किलोमीटर कंप्लीट होगा वो शॉर्ट टर्म प्लान है, और 5 year में पूरा कंप्लीट होना है, दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पक्का? तो 5 year प्लान इज लॉन्ग पीरियड गोल। 5 year के अंदर जितना हर साल अचीव करना है, 6 महीने में अचीव करना है, इट इज शॉर्ट पीरियड गोल। समझ गए सब लोग कहानी बच्चों? चला जाए आगे, तो इसको लिख लें झटपट फास्ट। तो ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? लिखिए अपनी कॉपी में, व्हाट आर द लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जब 5 year प्लान बना करते थे या किसी भी देश में जब बनेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारी जीडीपी को ग्रो करना है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जब आप बच्चों नेशनल इनकम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैं आपको जीडीपी के दर्शन और बेटर तरीके से कराऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है। बट सिंपल भाषा में बताऊं, पूरे देश में जितने भी रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे बेचे जाते हैं, दैट टोटल इज कॉल्ड एज नथिंग बट जीडीपी। टोटल इज कॉल्ड एज नथिंग बट जीडीपी। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? तो आप समझ लीजिए देश एक दुकान है,
इसकी जो टोटल सेल होती है दैट इज जीडीपी। सेल जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड, समझ में आ गया। सो अगर जीडीपी बढ़ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में ज्यादा खरीदे बेचे जा रहे हैं या कम खरीदे बेचे जा रहे हैं? ज्यादा। और जीडीपी का इंक्रीज विल रिफ्लेक्ट व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ में नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पैसा हम ज्यादा कमाने लग गए तो जीडीपी का ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अदर पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेटर होना चाहिए आपका, लोग खुश हो, एटलीस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो, पॉवर्टी लेवल शुड गो डाउन, एम्प्लॉयमेंट लेवल शुड गो अप, लिटरेसी लेवल शुड गो अप, बर्थ रेट और डेथ रेट का मिसमैच नहीं होना चाहिए, मोर्टेलिटी रेट कम से कम हो। मोर्टेलिटी सब लोग जानते हैं ना, पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं वो मोर्टेलिटी रेट में आते हैं, तो इट शुड बी वेरी लो। ये सब चीजें अगर आपने एज अ कंट्री अचीव कर ली तो योर कंट्री इज सेट टू बी इकोनॉमिकली डेवलप्ड, नॉट ओनली इकोनॉमिकली ग्रोथ। तो कंट्री का डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है, ग्रोथ उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। तो मैनी अ टाइम इट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑल्सो एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो चिल्ड्रन, कि ग्रोथ तो हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, जो रईस है वो तो और रईस हो गए। यू कैन टेक इट लाइक दिस, ये 140 करोड़ की मान लीजिए आबादी है, 141 है बेसिकली, इसमें 14 करोड़ लोग हैं, दे आर सुपर रिच, और बाकी के जो 126 करोड़ हैं दे आर वेरी 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 पुअर। जब आप इनका एवरेज निकालेंगे तो पर कैपिटा गुड तो आ जाता है, बट इस गुड पर कैपिटा में ये खुश हैं और ये दुखी हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। तो आपके इंग्लिश में बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, योगा में, फिजिकल एजुकेशन में बहुत बढ़िया नंबर आ गए, हिंदी में बहुत बढ़िया नंबर आ गए, परसेंटेज तो बढ़ गया, बट इसके बावजूद भी आपको कुछ कॉलेजेस में एडमिशन क्यों नहीं मिला? भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर कम है। अंडरस्टूड दिस, समझ में आ गया? तो परसेंटेज इज हाई, बट जिन सब्जेक्ट्स में एडमिशन की वजह से परसेंटेज हाई होना चाहिए उसमें हाई है ही नहीं। समझ में आ गया? तो किसी बच्चे का फिजिक्स में कंपार्टमेंट आ गया तो वो बीएससी तो कर लेगा हिंदुस्तान में, बट जीवन भर हिंदुस्तान में साइंटिस्ट कभी नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोर साइंस का सब्जेक्ट है उसमें बेचारा पास हो ही नहीं पाया। तो इवन आफ्टर गेटिंग अ पास सर्टिफिकेट, इवन आफ्टर हैविंग अ गुड परसेंटेज, साइंटिस्ट क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि फिजिक्स से मार्क अच्छे नहीं है, या वो फेल हो गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? चलिए, सो देर आर टू फैक्टर्स जिसपे हमारा जीडीपी डिपेंड करता है चिल्ड्रन। पहला, रिसोर्सेस कंट्री में क्या है, इसीलिए मोदी जी देश विदेश घूमते रहते हैं और वहां के बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में आके प्लांट लगाओ। फॉरेन कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, मशीनरी आएगी, आइडिया आएगा, तो कुछ लोग यहाँ देख के उस आइडिया से कॉम्पीट करके बेटर हो जाएंगे, और जब वो आइडिया इंडिया आएगा एम्प्लॉयमेंट लेवल्स वुड गो अप। मैकडोनल्ड्स जब नहीं था, पिज्जा हट नहीं था, डोमिनोज नहीं था, तो क्या लोगों के पास उतना एम्प्लॉयमेंट था? नॉट एट ऑल। होंडा की फैक्ट्री नहीं थी, सैमसंग का प्लांट नहीं था, क्या एम्प्लॉयमेंट था? नहीं था। तो जब ये सब आएंगे तो रिसोर्सेस कंट्री में बढ़ जाएंगे। और इसके लिए 11th क्लास में आपको कुछ पढ़ाया गया था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो चिल्ड्रन, पकौड़ी पकौड़ी कचौड़ी, याद आया बच्चों? याद आया मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इंक्रीज इन रिसोर्स कैसे पता लगता था? सर ये थोड़ा बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाता था। तो जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे और अगर आपने लिखा इंक्रीज इन रिसोर्स और रेफरेंस दे दिया पीपीसी का, टीचर समझ जाएगा काफी जीनियस बच्चा है जिसकी कॉपी वो चेक कर रहा है। लाइक दिस यू कैन विन कॉन्फिडेंस एंड स्कोर गुड मार्क्स। समझ में आ गया? सेकेंड चिल्ड्रन, रिसोर्सेस तो बढ़ गए बट वो रिसोर्स प्रोडक्टिव कब होगा? व्हेन वी हैव मोर स्किल्ड लेबर और लेस स्किल्ड लेबर। मोर स्किल्ड, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे देश में एनएसडीसी सेटअप किया गया। अब ये क्या होता है सर? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वही 2014 आपको नजर आता है, काम बहुत पहले से चल रहा था। तो एनएसडीसी है क्या? यहाँ पे पॉलिटेक्निक का नाम अगर आपने सुना होगा, आईटीआई नाम सुना है बच्चों कभी? आईटीआई, ये तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री था। तो आईटीआई बेसिकली लोगों को बेसिक इंजीनियरिंग सिखाता था, जिसे हम ज्यादातर पॉलीटेक्निक के नाम से जानते हैं। पॉलीटेक्निक मतलब पॉलीथीन बनाने की टेक्नोलॉजी? अरे नहीं भैया,
इंजीनियरिंग अगर कोई कर रहा है बीटेक तो वो 4 ईयर प्रोग्राम है, बट क्या आप उस इंजीनियर से उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कार की फैक्ट्री में नट बोल्ट टाइट करेगा? नहीं। तो इसके लिए थोड़ा लो एजुकेटेड पर्सन चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कर लिया तो ये घटिया काम नहीं करेगा वो। तो ऐसे लोग डिप्लोमा करते हैं इंजीनियरिंग स्टडीज वगैरह में, जिसको हम पॉलिटेक्निक कोर्स बोलते हैं। व्हाट? पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक कोर्स इज अ वोकेशनल कोर्स चिल्ड्रन। विच टाइप ऑफ कोर्स? वोकेशनल बोले या स्किल डेवलपमेंट बोले, बात एक ही है। वोकेशनल सुनने में थोड़ा घटिया लगता है, तो स्किल डेवलपमेंट सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। ईयर्स अगो 60s में गवर्नमेंट ने इंडिया में पॉलिटेक्निक सेटअप किए, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए इतना पैसा सरकार के पास था ही नहीं। तो बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज पॉलिटेक्निक से लोगों को मिल जाती है। तो मान लीजिए किसी ने 3 ईयर का डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर लिया, होंडा वाले गए पॉलिटेक्निक में और उसको अपने हायर कर लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह 15,000 रुपए महीना होगी। वो कह रहा है बहुत बढ़िया। और 3 ईयर डिप्लोमा कब करते हैं लोग? 10th क्लास पास करने के बाद। अब 15,000 की नौकरी मिल गई। 2-3 साल आपने जॉब कर लिया, 15,000 की नौकरी आपकी 25,000 तक पहुंच गई। तो कंट्री में एटलीस्ट पीपल आर बिकमिंग स्किल्ड। अब कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि भाई हमारी कॉलेज से बात हो गई है, 1 ईयर लेटरल एंट्री में बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब सीधे आप 2nd ईयर बीटेक में पढ़ेंगे। 3 दिन आप फैक्ट्री में काम करेंगे, 3 दिन आपको कॉलेज जाके पढ़ना है। पूरी फीस आपकी कॉलेज की जो भी होगी वो आपकी फैक्ट्री, आपका एम्प्लॉयर फाइनेंस कर देगा। और जब आप बीटेक करके आ जाएंगे तो आपकी स्किल और बेटर हो जाएगी। अब आपकी सैलरी भी जो 15 से 25 हुई थी वो सीधे 40-45 पहुंच गई। इज दैट क्लियर? फिर आपने कल को कॉरेस्पॉन्डेंस एमबीए कर लिया तो मैनेजरियल पोजीशंस के आप लायक हो गए। ये कोर्स किन बच्चों के लिए अच्छा होता है? जिनका मेन स्ट्रीम एकेडमिक में पढ़ने में थोड़ा मन कम लगता है, क्योंकि हमारे देश का एकेडमिक कैसा है आपको पता है। जिस सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो भी पढ़ा देते हैं, जो कंटेंट काम का नहीं है वो भी पढ़ा देते हैं। पॉलिटेक्निक वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको वही सिखाया जाता है जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि हमारे देश में जो एजुकेशन जिन बच्चों की पूरी नहीं हो पाती, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चिल्ड्रन लैंग्वेज बैरियर। व्हाट? लैंग्वेज। हर स्टेट में इंग्लिश कंपलसरी है भैया, अंग्रेजी में ही सारा ट्रांजैक्शन करिकुलम का होता है। अब जिन बच्चों को स्टेट की लैंग्वेज आती है बट इंग्लिश नहीं आती, उन बेचारों की एजुकेशन आधी अधूरी रह जाती है। तो उनको थोड़ा सा डिग्रेडेड बच्चा मान दिया जाता है हमारी सोसाइटी में। वो सब बेचारे पॉलिटेक्निक के चले जाते हैं। तो पॉलिटेक्निक है तो बहुत अच्छा, बट जो बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं उनको क्योंकि डिग्रेडेड सोसाइटी मान लेती है, तो माना जाता है कोर्स भी डिग्रेडेड है। बट जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया चिल्ड्रन, ये सच्चा एग्जाम्पल है। आई हैव कम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स जिनको इस तरह से पॉलिटेक्निक से हायर किया गया एंड दे आर अर्निंग टुडे इन लैक्स एंड करोड़ चिल्ड्रन। तो कोर्स इज गुड, बट जो बच्चे इसको करने जाते हैं उनको थोड़ा सा डाउनग्रेडेड कैटेगरी स्ट्रीम मान लिया जाता है। नहीं समझे बात को? कुछ वैसा ही हल्दीराम या बीकानेर के सो कॉल्ड आउटलेट में अगर आप चाट फुल्की खा रहे हैं तो आप हाई लेवल के हो गए, और अगर सड़क के किनारे खा रहे हैं तो आप लो लेवल हो गए। पता नहीं कौन ये लेवल बनाता, मेरे को समझ में नहीं आता। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई चिल्ड्रन? पक्का? इसीलिए पेरेंट्स भी कहते हैं नहीं नहीं पॉलिटेक्निक नहीं, सीधे बीटेक कराएंगे, वो बच्चा अनएम्प्लॉयड रह जाए ठीक है, सोसाइटी में कॉलर नीचे नहीं होना चाहिए बस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई बात? पक्का? सोसाइटी में कॉलर नीचे नहीं होना चाहिए, चाहे बच्चा हमारा अनएम्प्लॉयड रह जाए, हम उसको पॉलिटेक्निक नहीं करवाएंगे, क्योंकि पॉलिटेक्निक करके वो पैसा कमाने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? और लोग क्या सोचेंगे, गुप्ता जी का लड़का, शर्मा जी का लड़का, अग्रवाल जी का लड़का 10वीं बाद चला गया पॉलिटेक्निक, पढ़ाई ही नहीं कर पाया, मुंह में पता नहीं चिक 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 चिकलेट्स खाने लगता है, तो मान लिया था कि एकदम बेकार हो गया। क्या ऐसा कुछ है चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए, तो दो चीजें सबको समझ में आ गई। तो गवर्नमेंट ने तो सिस्टम बनाया हुआ है, बट लोगों ने इस सिस्टम को डिग्रेड कर दिया। तो कोई चांदी खरीद रहा है तो लोग सोचते हैं गरीब है, सोना खरीद रहा है चाहे उधार लेके खरीद रहा है, चाहे ईएमआई पे खरीद रहा है, लोग सोचते हैं रईस है। तो ईएमआई पे खरीदे गए सोने से अच्छा है नगद पैसे से चांदी खरीद ले। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई बच्चों, कैसे जीडीपी इंक्रीज करेगा? समझ में आ गया? तो आजकल तो ये थ्रेशर मशीन और ये सब इंडिया में आ गया है। पहले लोग कैसे कटाई करते, गैया और सांड हाँकते रहते थे वो लोग, तो उससे आउटपुट लेवल वाज आल्सो वेरी लो। दोनों पॉइंट्स हमने कॉपी कर लिए। तो प्लानिंग किस लिए की गई? इंश्योर करने के लिए कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो चिंता मत करिए आप। खैर शायद अमंग द लास्ट बैचेस ऑफ क्लास 11th और 12th होंगे हिंदुस्तान में जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन को सिर्फ किताब में पढ़ा है। गवर्नमेंट 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स लाने वाली है माइक्रोसॉफ्ट और सीबीएसई के साथ मिलकर, जो 5 कंट्रीज में पायलट प्रोजेक्ट की तरह स्टार्ट होगा।
उसमें इंडिया इज द लीडिंग कंट्री, और अगर वहां सक्सेसफुल हुआ तो यूएस और ऑस्ट्रेलिया भी कमिटेड है उसको अडॉप्ट करने के लिए। समझ में आ गई बात? बट हमारे यहाँ वही है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, पैसा देती है, लोग प्रोग्राम सेंटर खोल लेते हैं, और फिर यहाँ पे जो प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं उनको देनी पड़ती है लगभग, एनएसडीसी का प्रोग्राम ऐसे ही चलता है। एक कोर्स है डायमंड कटिंग का, किसका? 10,000 रुपए उस कोर्स की फीस है, 8 महीने 9 महीने का वो कोर्स है। आपने पढ़ाई कर ली, 10,000 रुपए देकर एग्जाम दिया, पास तो आप कर ही जाएंगे, ये 10,000 आपको वापस मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट वो माइक्रो फाइनेंस बैंक से आपको 50,000 का एक लोन दिलवा देगी, और उस लोन से आप अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या गुजरात में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं डायमंड प्रोसेसिंग की, वहां पे आपकी जॉब भी लग जाएगी। अब लोग कलाकारी क्या करते हैं, वो 10,000 रुपए फीस तो देते हैं और सेंटर मैनेजर से सेटिंग कर लेते हैं बिना कंट्रोल पैनल में जाए कि हम आएंगे नहीं, तुम सिर्फ हमारी अटेंडेंस लगा देना। अब अटेंडेंस तो लग गई, बट क्या उस ढपोड़सन के दिमाग में कुछ गया? कुछ नहीं किया। 3 महीने बाद एग्जाम, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद जो होगा वो भी नकल करके पास हो गए, पैसे अपने वापस आ गए, सर्टिफिकेट मिल गया। अब कह रहे हैं हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रही? सरकार तो कह रही थी एनएसडीसी कोर्स करो नौकरी मिलेगी। अरे एनएसडीसी से कोर्स करोगे तो नौकरी मिलेगी, सिर्फ एनरोलमेंट कराने में नौकरी नहीं मिलेगी। आपके पास सर्टिफिकेट तो है, बट आपको आता जाता डेली कुछ नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए चले आगे बच्चों। अगला सो कॉल्ड हमको जो जीडीपी ग्रो करने का या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करने का पॉइंट नजर आ रहा है, इट इज चिल्ड्रन फुल एम्प्लॉयमेंट। दो मीनिंग्स होते हैं बच्चों, एक होता है कि ऑल द रिसोर्सेज आर फुल्ली यूज्ड, और दूसरा होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जो भी लोग काम करना चाहते हैं उनको मार्केट वेज रेट पे काम मिल रहा है। तो इफ यू आर एबल, यू पोजेस नेसेसरी क्वालिफिकेशन, एंड आपको वेज रेट पे काम मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। नहीं हमको थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऐसे लोगों को किसी भी देश में अनएम्प्लॉयड माना नहीं जाता। अनएम्प्लॉयड वो इंसान है जो काम तो करना चाह रहा है बट बेचारे के पास काम है ही नहीं। काम है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, बट आप काम करना ही नहीं चाहते, तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में गिना नहीं जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज कॉल्ड एज विच ऑब्जेक्टिव चिल्ड्रन? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे अचीव होगी? ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ग्रोथ में, एंड बेनिफिट शुड बी शेयर्ड अमंग वाइडर सेक्शंस। वाइडर सेक्शंस का मतलब रिच कम्युनिटी से गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करेगी चिल्ड्रन? टैक्स। और इस टैक्स को किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? वेलफेयर ऑफ द पुअर। समझ में आ गया? इसी से ग्रोथ विद सोशल जस्टिस अचीव हो जाएगा प्लान में। बात समझ गए? तो अगर आप टैक्स देते हैं और वो पैसा गरीबों के खाने पीने के लिए खर्च होता है, तो कृपया करके बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये हर देश में ऐसा ही होता है। अंडरस्टूड दिस? नहीं समझे? झटपट अपडेट करें इन पॉइंट्स को। अब एक कंफ्यूजन है बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोग सोचते हैं कि कंट्री में जितने भी 18 साल से लेकर 60 साल तक के लोग हैं सबकी नौकरी लग गई। सर 18 से कम वालों को और 60 से ऊपर वालों को क्यों नहीं लिया जाता? हमारी कंट्री का स्टैंडर्ड है कि 18 ईयर्स से कम वाला एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि एज ऑफ मेजोरिटी उसकी नहीं हुई है। और 60 साल को रिटायरमेंट एज माना गया है। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 62 और 65 भी चल जाता है। और जहां पे गवर्नमेंट को लगता है एम्प्लॉय ज्यादा जरूरी है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन से उसकी नौकरी बढ़ाते रहते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो कुछ बच्चे ये अज्यूम करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। दोज पीपल हु डू नॉट वांट टू वर्क वॉलंटरी, ये अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाते। दोज पीपल हु आर लेस than the age of 18 and more than the age of 60, अगर ये काम नहीं कर रहे तो इनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं माना जाता। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? दोज पीपल हु आर सीकिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इन्हें भी बच्चों अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इज दैट क्लियर? और संडे को ऑफिस बंद है, इंसान घर में बैठा है, लोग क्या बोलेंगे? जा करम जले कल मुंह कुछ काम करके आ, दो पैसा कमा के छुट्टी क्यों बैठा है? अरे भैया संडे तो ऑफ रहता है हर ऑफिस में, मंडे टू सैटरडे ही काम होता है। तो क्या संडे को पूरा हिंदुस्तान अनएम्प्लॉयड हो गया? नहीं सर, पबजी खेलने उस दिन एम्प्लॉयमेंट तो है ही। इज दैट क्लियर? तो इन तीन तरह के लोगों को आप अनएम्प्लॉयड नहीं मानते। इज दैट क्लियर? तो टेक्निकली टेक्स्ट क्या बोलता है?
अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए, सर ये क्या होता है? फैक्ट्री में मशीन बदल रही है, 15 दिन के लिए सारे एम्प्लॉयज को छुट्टी दे दी गई है, विल दे बी कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। गवर्नमेंट ने रूल बनाया जिसके अकॉर्डिंगली आपकी फैक्ट्री में कल से ताला लग जाएगा। लोग कहेंगे सर क्यों मनूसुक तरह बोल रहे, कुछ शुभ शुभ बोलिए। आप पॉलिथीन मैन्युफैक्चरिंग करते थे, गवर्नमेंट ने कहा ये पॉलिथीन बनाना इलीगल है इंडिया में, तो आपकी फैक्ट्री बंद। इसको भी अगेन हम स्ट्रक्चरल चेंज बोलेंगे। और यहाँ पे लोग खैर अभी तो अनएम्प्लॉयड हैं, बट गवर्नमेंट विल सी टू इट कि इन लोगों को अनएम्प्लॉयड ना रखा जाए, कहीं ना कहीं इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। तो गवर्नमेंट इस तरह का कानून कभी पास नहीं करेगी। गवर्नमेंट बस आपको एक इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि भाई 50 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन आपको बनानी नहीं है, तो आप दूसरी तरह की पॉलिथीन बनाइए। इज दैट अंडरस्टूड? आप भी है ठाकुर, हम ठान के बैठे हम नहीं बनाएंगे, तो भाई नहीं बनाएंगे तो फिर चलिए, अब आपका नाम किस कैटेगरी में आ जाएगा? हीरो अनएम्प्लॉयमेंट में। किसमें? हीरो अनएम्प्लॉयमेंट। जीरो नहीं, किसमें? हीरो। समझ में आ गया? 4 तरीके के लोग अगर अनएम्प्लॉयड हैं तब भी इनको आप अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते। चला जाएगा बच्चों। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब है? एक डॉक्टर की सैलरी और एक नर्स की सैलरी क्या सेम होनी चाहिए बच्चों? नो। डॉक्टर को मिल रहा है 2 लाख रुपए महीना, नर्स को भी 2 लाख रुपए मिलेगा, इसको मिल रहा है 40,000 रुपए महीना। वाई डॉक्टर इज बीइंग पेड मोर एंड नर्स इज बीइंग पेड लेस चिल्ड्रन? सोचिए सोचिए सोचिए। मोर स्किल्ड, सिंपल एज दैट। डॉक्टर इज सुपर स्किल्ड पर्सन, नर्स इज लेस स्किल्ड। खैर रियलिटी ऐसी नहीं है। हमारे देश में कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी स्किल वार्ड बॉय और नर्स से भी कम है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं बच्चों। हमारे इलाहाबाद में एक ब्लड बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक्स 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 ब्लड बैंक मान लीजिए। तो मेरे कोलीग की वाइफ का ऑपरेशन था, तो उसने कहा ब्लड मिल जाएगा। मैंने कहा अरे जान हाजिर, ऐसी क्या बात है, मतलब बोल दिया बढ़ा थोड़ा जान पागल कर लेंगे आप, ब्लड चाहिए। मैंने कहा चलिए, तो वेंट टू द ब्लड बैंक चिल्ड्रन। वहां पे एक आंटी थी, नर्स तो मैं बोल ही नहीं सकता, वो यहाँ पे नीडल घुसेड़ी बाएं में ऐसे से कर रही है अंदर, एक नीडल बाहर निकल फिर डाल दी अंदर। मैंने कहा मैडम गाड़ी पार्क कर रही हो, नीडल डाल रही हो? कैसे? नस मिल नहीं रही है। मैंने तो अरे स्प्रिट लगा लो, थोड़ा देख लो, नस है। समझ में आ गया? तो अब कह रही हाँ हाँ सर मैं देख रही हूँ। यू डोंट बिलीव चिल्ड्रन, 2 बार नीडल डालने के बाद बाहर निकाली, तीसरी बार में उनको ठीक से वो नचा रही है, ये गाड़ी पार्क कर रही है जैसे। तो ऐसे कुछ रपोर्सन टाइप के लोग हैं, इसे आप स्किल्ड बोलेंगे। और इनके पास वो नर्सिंग का एएनएम जीएनएम का जो कोर्स चलता है उसका सर्टिफिकेट भी रहा होगा शायद। हाँ, तो मैं तो कान पकड़ा, अगली बार से यहाँ पे जाऊंगा ही नहीं। पता लगे सीधे हार्ट में नीडल घुसेड़ दें, कहीं नस नहीं मिले वहीं निकाल लेते हैं खून, दूसरे को खून देने का अपना खून लेने की जरूरत पड़ जाए। ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में। इज दैट क्लियर? अभी हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी सर्जरी होनी थी साइनस की, नाक में। एक डॉक्टर बोला आपको माइग्रेन है, परेशान मत होइए। पीजीआई गए तो पता लगा कि इलाज दूसरा चल रहा था। गॉट इट क्लियर? तो ये हमारे देश के डॉक्टर हैं चिल्ड्रन। ये 1.5 करोड़ खर्च करके डॉक्टर तो बन गए, बट इनको सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना आता है और कोई काम करना आता ही नहीं है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अकॉर्डिंग टू द स्किल पीपल हैव दे शुड गेट द मनी। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आई बात? तो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब सो कॉल्ड आप रिच लोगों को रिच और पुअर को पुअरर ना बनने दें। और अगर रईस रईस बनता गया और गरीब बेचारा गरीब होता गया, तो देयर विल लीड टू अ क्लास स्ट्रगल चिल्ड्रन। यहां पे जो अनसोशल एक्टिविटीज है, चोरी डकैती, ये सब क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो गरीब लोग होते हैं, रईसों के टैक्स से उनको कुछ दाना पानी देती रहती है, ताकि वो पॉवर्टी के चक्कर में अनसोशल एलिमेंट्स ना बन जाए। समझ में आई बात कि नहीं आई? बेनिफिट्स मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ऑल सेक्शंस का मतलब यहां पे रिच नहीं है बच्चों, इट मींस द मिडिल इनकम ग्रुप एंड द लो इनकम ग्रुप। जनरली मिडिल इनकम ग्रुप को लेस बेनिफिट्स मिलते हैं और लो इनकम ग्रुप को बेनिफिट्स ज्यादा मिलते हैं। तो गांव के स्कूल में ड्रेस भी फ्री होती है, गांव के स्कूल में बच्चों सो कॉल्ड बुक्स भी फ्री हैं, और खाना पीना भी मिड डे मील में फ्री मिलता है। क्या आपके शहर के स्कूलों में ऐसा होता है? हाँ सर, दोस्त टिफिन लेके आता है, उसी में मुंह मार लेते हैं। तो एक तरह से हमारा भी मिड डे मील ही हो गया, समझ लीजिए। एंड सी पार्ट, इक्विटेबल का मतलब ये नहीं है कि हम सबको बराबर से पैसा दें। अकॉर्डिंग टू स्किल एंड वर्किंग प्रोफाइल द मनी वुड बी गिवन। समझ में आ गया? जब प्लानिंग की थी तो क्या सोचा होगा लोगों ने? गूंगे बहरों को छोड़ के बाकी लोग जवाब दे सकते हैं। जब प्लानिंग की थी समझ में आ गया क्या सोचा होगा लोगों ने? कि भाई कोई भी
सो कॉल्ड, ऐसा ना सोचे कि इस देश में रह रहे हैं तो नुकसान की बात है। तो रिच पीपल विल बी टैक्स्ड मोर and that tax money will be distributed for the welfare of the poor community in more and middle community in so called less। समझ गए बातों को? तो इन पॉइंट्स को जरा नोट डाउन करिए, क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो चीजें आपको आनी चाहिए बच्चों। चलिए, सो इक्वल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस देख लीजिए बच्चों, क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चाहे नर्स हो चाहे डॉक्टर हो, द सैलरी वुड रिमेन सेम। जमादार हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सैलरी वुड रिमेन सेम। क्या ये किसी भी कंट्री में पॉसिबल है चिल्ड्रन? नो, ये पॉसिबल नहीं है। इक्विटेबल का मतलब यू विल बी पेड अकॉर्डिंग टू योर सो कॉल्ड स्किल, अकॉर्डिंग टू योर स्किल। तो डॉक्टर को 50,000 रुपए मिलता है 1 घंटे की सर्जरी का, वेरस फैक्ट्री वर्कर को 8 घंटे डेली जॉब करता है और महीने का कितना मिलता है? 50,000। व्हाई इज इट सो चिल्ड्रन? क्योंकि जो फैक्ट्री वर्कर है इसके जैसा काम करने वाले लोग ढेर सारे हैं, तो इनकी सप्लाई ज्यादा है और इनकी डिमांड कम है, दैट्स व्हाई दे आर पेड लेस। बट डॉक्टर सर्जरी करने वाले जो है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई कम है, तो इनके लिए पेमेंट ज्यादा होता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है जीवन में, आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं या नहीं चाहते। तो इफ यू स्टडी लेस और बन गए सिंपली एक ग्रेजुएशन करने के बाद क्लर्क, कैन यू एक्सपेक्ट कि लाखों और करोड़ों में आपकी सैलरीज होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लर्क का काम करने वाले लोगों की सप्लाई ज्यादा है, तो लेबर सप्लाई इज मोर बट इस लेबर की डिमांड कम है, वेज रेट विल गो डाउन। तो ऐसा काम करिए जहां पे डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तभी वेज रेट बढ़ेगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मॉडर्नाइजेशन। तो जिन्होंने प्लान बनाए, जब प्लान बनने स्टार्ट हुए तो सोचा कि भाई जब तक हमारे देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तब तक हम तरक्की कर ही नहीं सकते। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रो प्रोडक्शन चिल्ड्रन। अगर मैनुअल लेबर है, आई रिपीट चिल्ड्रन, कौन सा लेबर? मैनुअल लेबर। वो एक हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिसको हिंदी में हसिया बोलते हैं। हैव पीपल सीन चिल्ड्रन? नहीं देखा? अरे ऐसे करके होता है चिल्ड्रन, यहां से उसको पकड़ा जाता है और उससे कटाई की जाती है फसल की। एक इंसान दिन भर में मैक्सिमम लेटस से 1 हेक्टेयर खेत काट लेगा। बट अगर हम इसी को एक मैकेनाइज्ड सो कॉल्ड मशीन दे दें, इन दैट केस जो काम दिन भर में वो इंसान हाथ से 1 एकड़ पे करता था, शायद 100 एकड़ कटाई हो जाएगी खेत की। तो आउटपुट विल बी मोर, आउटपुट विल बी मोर। पता लगा फसल कटने का टाइम है और मौसम खराब हो गया, बरसात आ गई और आप मैनुअल हसिया लेके कटाई किए जा रहे हैं, क्या आप पूरा फसल काट पाएंगे? नहीं, एंड इट विल लीड टू क्रॉप डैमेज। सो मॉडर्न एज इज द साइंस, सॉरी, एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस। तो साइंटिफिकली इतनी मशीनें आजकल आ गई हैं कि लोग उस मशीन से इसको बेसिकली वो बोलते हैं हार्वेस्टर। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, जो स्ट्रॉ होता है, वो पाइप नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला छाल जिसको बोलते हैं, वो अलग हो जाएगी और ग्रेन अलग हो जाएगा। तो कम टाइम में आपका आउटपुट ज्यादा से ज्यादा होगा। दिस इज द रीजन क्यों यूके और जापान जैसी कंट्रीज में एग्रीकल्चर लैंड तो कम है बट उनकी प्रोडक्टिविटी इन एवरेज उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। और हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, काफी गांव वाले तो ये सोच रहे हैं जमीन लेके करेंगे क्या, वो अपनी जमीनें इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए बेच रहे हैं। डबल नुकसान। जो इंजीनियर वहां जा रहे हैं, क्या वो किसी काम के हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर वो इंजीनियर काम के? आईआईटी से जो पढ़ाई कर रहा है बच्चों, वो तो भाई सुपर स्किल्ड है, बट मेजोरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग नहीं सिखाई जाती है। क्या सिखाया जाता है पता है? एग्जाम पास करना, एग्जाम पास करना। अभी एक कंपनी थी, मैं नाम उसका शायद भूल रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट थी, कोई कंपनी थी। दे वेंट टू अ गुड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया और वहां के 5 बच्चों को उन्होंने बोला कि भाई थोड़ा सा एक सेट ऑफ पैरामीटर्स लेकर एक्सेल शीट बना के दिखा दो। वो ढपोड़संग एक्सेल शीट ही नहीं बना पाए, बट वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस थे, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस थे। तो कंपनी से उन्होंने बोला कि भाई हम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग आती है। कंपनी कह रही है हमारे पास प्रोग्रामर तो जगुआ पर भरे हुए हैं, हमें प्रोग्रामर की जरूरत है ही नहीं, हमें वीएफएक्स एडिटर चाहिए, आता है आपको? नहीं, ये तो नहीं आता।
हमें इंस्टाग्राम सो कॉल्ड हैंडलर चाहिए, हमको सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पे सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, उसके लिए आप एंटीवायरस बना सकते हैं? नहीं, ये तो हमें नहीं आता बनाना, तो आप हमारे किसी काम के है ही नहीं। समझ में आ गया? तो यूएस का अगर मैं एग्जांपल लूं चिल्ड्रन, यूएस इज अ 16 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी और हमारा देश लगभग 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एवरेज 1 से 1.25 लाख इंजीनियर्स, एवरेज 15 लाख इंजीनियर्स। सोचिए, 16-17 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी साल भर में 1 से 1.25 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो हमारी जो 4 से 5 ट्रिलियन वाली है उसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 15,000 इंजीनियर्स की है बस, और हम कितना बना रहे हैं? 15 लाख। तो इसीलिए डेटा बोलता है कि इंडिया के 20% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल हैं। 80% को तो स्कूल में छठी क्लास की फिजिक्स पढ़ाई नहीं आती है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? ये झूठा डेटा नहीं है, ये लार्सन एंड टूब्रो के एक सीनियर एचआर हैं, उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनका 2019 में ये फेसबुक प्रोफाइल था, मिलिंद कुलकर्णी जी, डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी। तो उन्होंने नोट वहां पे ब्लॉग लिखा था। सोचिए, 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी कितने इंजीनियर्स बनाती है? 1 से 1.25 लाख। और हमारी 4 से 5 ट्रिलियन वाली कितनी बना रही है? 15 लाख इंजीनियर्स। तो हमारे इंजीनियर किसी काम के है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं वो राइट फ्रॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अपना यूपीएससी बैंक पीओ की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंजीनियरिंग में आने वाले टाइम में इतने जॉब्स होंगे नहीं। मैक्सिमम चीजें आज जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं चिल्ड्रन, दे आर मशीन बेस्ड। जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चला गया है, काफी चीजें तो मशीन ही काम कर देती है। तो क्या हमें इंजीनियर की कोई जरूरत है? नो। पहले घर में पॉपुलेशन ज्यादा होती थी, एक बच्चे का काम होता था सुबह 15 बाल्टी पानी भरना, शाम को 15 बाल्टी पानी भरना। आज वो काम कौन कर देता है? आज वो काम कौन कर देता है? वाटर पंप। तो अब उस बच्चे को कोई और काम सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो परिवार में किसी लायक है ही नहीं। इज द फंडामेंटल वर्क अंडरस्टूड? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? तो जब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा, जब तक हम बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे, तब तक क्या हमारी ग्रोथ होगी चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं होगी। तो दिस पार्ट ऑफ द वीडियो थोड़ा क्रॉप करके साइंस वाले दोस्तों को भेज दीजिएगा। तो अगर आप आईआईटी से नीचे हैं तो समझ लीजिए आप किसी लायक है ही नहीं। कुछ एनआईटी भी इंडिया में आईटी से बेटर है चिल्ड्रन, बट 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो क्लास 6 की फिजिक्स और मैथ्स नहीं पढ़ाने के लायक है, क्योंकि उनको कुछ आता जाता है ही नहीं। वंस अपॉन अ टाइम हमारे प्रयागराज सिटी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसको, मेरे कोलीग वहां पे इंटरव्यू लेने गए, उनके एक दोस्त वहां पे सो कॉल्ड प्रोफेसर थे, तो ऐसे बुला लिया। एक गांव से बच्चा आया, उसने कहा कि सर मेरे को बीटेक करना है। तो उन्होंने पूछा तुमको एटा पता है क्या होता है? एटा? सर पता है सर, मैंने देखा है एटा क्या होता है। टीचर की खोपड़ी उड़ गई, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो एटा होती है उसको देख कहां लिया? कह रहे सर इन माय गांव आई हैव मेनी भट्टास एंड देयर ईटा इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। कह रहे धन्य हो प्रभु धन्य, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट नहीं पता, बीटेक करने चले आए। इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यूसी गोयल जी का मैं एक सो कॉल्ड टॉक अटेंड कर रहा था, जब रिजर्वेशन आ रहा था मेडिकल कॉलेजेस में, ये 2007-8 की बात है। तो एक बच्चे को पूछा गया जो किसी बैकवर्ड क्लास से आया था कि ये डायग्राम किस चीज का है बोर्ड पे? डॉक्टर साहब एनाटॉमी के थे, कह रहे सर हार्ट का डायग्राम लग रहा है देखने में। उसको एनाटॉमी की क्लास में बोर्ड में हार्ट नजर आ रहा था। ये एमबीबीएस का स्टूडेंट था। रिजर्वेशन से आ जाते हैं 35-40% पाके, और सोचते हैं कि देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे, झोला छाप डॉक्टर ऐसे ही बनते हैं। समझ में आ गया? तो रिजर्वेशन होना चाहिए इंडिया में, बट फाइनेंस बेस्ड होना चाहिए, कास्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसे डॉक्टर से इलाज कराएंगे? ऐसे डॉक्टर का इलाज बिल्कुल नहीं कराएंगे। वही वाला डॉक्टर है, नचाएगा नीडल दाएं बाएं, गाड़ी पार्क हो रही है कि नीडल लग रही है पता ही नहीं लग रहा है। तो ये समस्या है बच्चों, इसीलिए कहता हूं भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं तो जो हाल इंजीनियर्स का हो रहा है। क्यों आईसीएआई रिजल्ट अपना 12-13% पे रेस्ट्रिक्ट करता है? क्योंकि अगर झुआ वर गधे भर्ती कर लिए तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ फ्रॉड करेंगे, वो सही ऑडिट प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को अलाउ ही नहीं करेंगे। तो जहां सप्लाई बढ़ेगी लेबर की, वहां कबाड़ इकट्ठा होगा, बढ़िया चीज इकट्ठी हो ही नहीं सकती। समझ में आ गई बच्चों बातें? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो भाई आईटी रेवोल्यूशन का नाम तो सुना होगा, बीपीओ आपने सुना होगा। व्हाट इज ऑल दिस? कैसे इसमें सो कॉल्ड बड़ा व्हाट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट,
ये सब बातें हम अगले लेक्चर पे करेंगे। सबको आईटी का हाल समझ में आ गया चिल्ड्रन, और ये सत्यता है देश की, इसीलिए कह रहा हूँ भाई पढ़ लो और पढ़ लो। कम पढ़े लिखे रहोगे, किसी लायक नहीं रहोगे, स्टेशन पे कुली की नौकरी करोगे। चलिए बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।